हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया तीन अलग अलग पात्रों में तीन तरीके से होती है, तीन विधियाँ हैं, एक तरीके से मेथड है उसके। तो एक तो पढ़ने C3 चक्र, एक हमने पढ़ा C4 चक्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है क्रेसुलेशन अम्ल उपपचय। देखिए, जैसे हम बात करें क्रेसुलेशन अम्ल उपपचय से पहले, तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि C3 जो C4 पादप होते हैं, जो C4 प्लांट है। देखो, C4 प्लांट किसे कहा गया है? ऐसे पादप जिनमें C4 चक्र होता है, C4 प्लांट कहा जाएगा। अब जो C4 चक्र है उस कैसे संपन्न हुआ? देखिए, हमने पढ़ा कि क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, दो कोशिकाओं में संपन्न होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि C4 पादप या C4 चक्र है, इन C4 चक्र जो है उसके बारे में। C4 पादप और C4 पादप की विशेषता कि जो C4 पादप है, देखिए C4 चक्र तथा C4 पादप की विशेषता। C4 चक्र तथा C4 पादप की विशेषता। C4 चक्र तथा C4 पादप की विशेषता। देखिए, C4 चक्र और C4 पादप की विशेषता हम पढ़ेंगे। तो C4 पादप किसे कहा गया है? C3 पादप किसे कहा गया है? ऐसे पादप जिसमें C3 चक्र होगा उन्हें C3 पादप कहा जाएगा। और ऐसे पादप जिनमें C4 चक्र होगा, H/श्लेष चक्र। देखो, C4 चक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था? 4 कार्बन परमाणु वाला। तो जिनमें C4 चक्र होगा उन पादपों का नाम दिया गया है C4 पादप। तो C4 पादप की विशेषता क्या है? पहली बात देखिए, फर्स्ट विशेषता यहाँ मैं बोल के बताता हूँ पहली बार। देखिए, पहली विशेषता यह है कि ऐसे पादप कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण करने में क्या है? सक्षम है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा या कम सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। दूसरा कि इस C4 चक्र में जो प्रकाश श्वसन एक प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद का पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन। देखो, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो काम आ जाता है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होता, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ बना है उसकी मात्रा क्या हो गई? घट गई। तो जो C4 C3 चक्र होते हैं उनके अंदर तो प्रकाश श्वसन होता है, जबकि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन क्या होता है? अनुपस्थित। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं कि C4 पादप की विशेषता। पहली विशेषता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक कम सांद्रता में भी जो C4 पादप है वो प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। दूसरी बात यह है कि C4 पादप में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? अनुपस्थित, इसलिए उत्पादकता क्या होती है? ज्यादा होती है। तीसरी विशेषता यहाँ पे है कि प्रकाश C4 पादप जो है, C4 पादप में मुख्य एंजाइम होता है PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम सांद्रता में भी क्या होता है? क्रियाशील होता है। चौथा हमारे पास है कि एक तो जल की बहुत कमी, यानी जल की कमी और उच्च तापमान पर भी ये प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी विशेषता की बात करें। C4 चक्र जो होता है उसकी विशेषता, या C4 चक्र किसमें होता है? C4 पादप में। तो उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं। CO2 की बहुत कम सांद्रता में भी, CO2 की बहुत कम सांद्रता में भी C4 पादप
प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, करने में सक्षम होते हैं। दूसरी विशेषता यह है C4 पादपों में, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है, फोटो रेस्पिरेशन अनुपस्थित होता है। अतः उत्पादकता यानी प्रोडक्शन, उत्पादकता अधिक होती है। अधिक होती है यानी अनुपस्थित होता है तथा उत्पादकता क्या होगी, प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होगा और उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। यानी C4 पादप जो है उसके अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो बढ़ेगी वो C3 चक्र से क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा यहाँ पे है इन पादपों का मुख्य एंजाइम PEPCO, PEPCO का मतलब क्या है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज CO2 की कम मात्रा में भी क्रियाशील रहता है। फोर्थ यहाँ बता रखा है कि जल की कम मात्रा और उच्च तापमान में भी, जल की कम मात्रा तथा उच्च तापमान में भी ये क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये थी बात हमारे पास C4 चक्र और C4 पादप की विशेषता। अब हमारे पास एक पॉइंट है कि जो C4 पादप है, C3 पादप और C4 पादप की में अंतर, एक तो C3 और C4 पादप में अंतर क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए हम अंतर के बारे में बात करेंगे उसके बारे में। देखिए ये तो थी C4 चक्र जो है उसकी विशेषता या C4 पादप की विशेषता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे C3 व C4 चक्र में अंतर या C3 और C4 पादपों में अंतर। देखिए हमारे पास स्टूडेंट स्टार्ट होगा कि C3 व C4 चक्र में अंतर, C3 व C4 चक्र में अंतर। देखिए अंतर किस किस आधार पर पढ़ेंगे वो बता देते हैं। फर्स्ट आधार तो हमारे पास हो गया कि अनुकूल तापमान। फर्स्ट पहला है हमारे पास अनुकूल तापमान। दूसरा हमारे पास है प्रथम स्थायी उत्पाद।
तीसरा हमारे पास है क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज शारीरिकी। क्रेंज शारीरिकी, देखिए अनुकूल तापमान, तो अनुकूल तापमान ये तो क्या है, एक तरीके से हम बात करें कि ये तो लक्षण है, यानी ये विशेषता है कि इस आधार पर हम इनके अंदर कि C3 और जो C4 प्लांट है या C3 और C4 चक्र है उसके अंदर अंतर। तो देखिए अनुकूल तापमान जो है वो 10 से 30 डिग्री कौन से पादप के लिए, कौन से चक्कर के लिए, C3 चक्कर के लिए, C4 पादपों के लिए। और C4 जो पादप होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी आसानी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद C3 में क्या होता है, PGA, 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। यहाँ पर क्या था, देखो नाम से 3 कार्बन परमाणु वाला और यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु वाला, तो क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटोमी C3 चक्र में क्या होती है, अनुपस्थित। किसमें पाई जाती है, C4 चक्र में पाई जाती है। 3 अंतर समझ में आए। फोर्थ देखिए, CO2 ग्राही, CO2 ग्राही यहां पर क्या होता है, RUBP। फोर्थ यहां पे RUBP होता है और यहां पे फास्फोइनोल पाइरुवेट। नेक्स्ट है प्रमुख एंजाइम, प्रमुख एंजाइम जो होगा वो यहां पे क्या होगा, रूबिस्को। यहां पे PEPCO। सिक्स्थ हमारे पास यहां पे है प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होगा, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे जो स्थल होता है वो क्या होता है, पर्णमध्युतक कोशिका। और यहाँ पर क्या होता है, पर्णमध्युतक कोशिका और मूलाच्छाद कोशिका। यहाँ पे प्रकाश श्वसन सातवां प्रकाश श्वसन, यहाँ पर प्रकाश श्वसन, तो यहाँ पर उपस्थित और यहाँ पर अनुपस्थित। अब प्रकाश श्वसन उपस्थित होने के कारण यहाँ पर उत्पादकता कम और यहाँ पर उत्पादकता क्या होती है, ज्यादा। तो हमारे पास 7th जो है वो पॉइंट है हमारे पास प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन। तो यहां पर क्या होगा, उपस्थित, और यहां पर क्या होता है, अनुपस्थित। देखिए अंतर बता रहा हूं वापस से सुनो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि C3 चक्र और C4 चक्र में अंतर। तो 7 है, 8 है टोटल। एक और बताऊंगा, देखिए 8 यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। अनुकूल तापमान, अनुकूल तापमान जो है वो यहाँ पे 10 से कितना डिग्री है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर कितने हैं, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। प्रथम स्थायी उत्पाद यहाँ पर क्या होता है, 3PGA, और यहाँ पे क्या है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्रेंज शारीरिकी यहाँ पर क्या होती है, अनुपस्थित, और यहाँ पे क्या होती है, उपस्थित, यहाँ पे पाई जाती है। CO2 ग्राही, CO2 ग्राही क्या होता है यहाँ पे, RUBP, और यहाँ पे क्या होता है, PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। प्रथम यानी प्रथम की जगह क्या होता है, प्रमुख एंजाइम। प्रमुख एंजाइम जो होता है C3 चक्र के अंदर वो कौन सा होता है, रूबिस्को। यहाँ पे कौन सा होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सी कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका। और यहाँ पे कौन सी होती है, दोनों होती हैं, पर्ण मध्योतक व मूलाच्छाद। देखिए मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के साथ साथ क्या है, बंडल शीथ सेल्स। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट। एक और अंतर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रकाश श्वसन की 8वां लिख लेना, उत्पादकता, प्रोडक्शन, उत्पादकता। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रकाश श्वसन की उपस्थिति कारण
उत्पादकता कम होती है और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति के कारण उत्पादकता क्या होती है, ज्यादा। तो ये 8 अंतर थे हमारे पास यानी C3 और C4 चक्र में अंतर। देखिए, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर इसको मैं एक बार बोल के बताऊंगा बिना देख आपको, यानी फिर बाद में हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, 8वें पॉइंट में आप लिख सकते हो यहाँ पे उत्पादकता, तो यहाँ पे तो क्या होगी, कम, और यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा। तो ये पॉइंट था हमारे पास एक तरीके से C3 और C4 चक्र में अंतर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया, और अप्रकाशिक अभिक्रिया अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे 3 तरीके से संपन्न होती है। इसमें पढ़ा था हमने केल्विन बेंसन चक्र, या इसको कहा जाता है C3 चक्र। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे हैच-स्लेश चक्र, जिसे C4 चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा कैम, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, यानी क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र या क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय साइकिल। ठीक है, देखिए मैं आपको जो अंतर अभी बताया था C3 और C4 चक्र है, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैम साइकिल। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, अनुकूल तापमान। अनुकूल तापमान C3 पादपों के लिए कितना होता है, 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। C4 पादपों के लिए कितना हुआ, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक तापमान पर भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा है प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो C3 चक्र का कौन सा है, 3-PGA, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 पादपों का क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। फिर हमने पढ़ा कि क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज शारीरिकी किसमें पाई जाती है, C4 पादपों में, तो C3 चक्र में अनुपस्थित और C4 पादपों में क्या होगी, परसेंट। 3 हो गए। फोर्थ हमारे पास है कि CO2 का ग्राही, CO2 को ग्रहण करने वाला अणु C3 चक्र में क्या होता है, रूबिस्को है, RUBP, राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, और वहां पर क्या होता है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि मुख्य एंजाइम कौन सा होता है C3 चक्र का, रूबिस्को। C4 चक्र का क्या है, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEPCO। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है C3 पादपों के अंदर, तो पर्ण मीजोफिल सेल्स में, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, जबकि वहां पे पर्ण मध्योतक कोशिका और पूलाछाद कोशिका दोनों में संपन्न होती है, यानी मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन, यानी प्रकाश श्वसन किसमें उपस्थित होता है, C3 चक्र में, और C4 चक्र में क्या होता है, अनुपस्थित। या C4 ऐसे कह सकते हैं कि जो C3 पादप है उनमें तो उपस्थित, और C3 पादप है उसमें अनुपस्थित। फिर अपन बात करें कि जो C4 पादप है, उन C3 पादप है, उनकी उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। क्यों है भाई, क्योंकि प्रकाश श्वसन यहाँ पर क्या होता है, परसेंट, और उनकी उत्पादकता क्या होती है, C4 पादप की उत्पादकता क्या होती है, ज्यादा। अब देखिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, जिसे क्या कहा जाता है, CAM साइकिल। देखिए क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय का मतलब यहाँ पे है, इंग्लिश में बताते हैं आपको, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। अब देखिए क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये किन पादपों में पाया जा रहा है, कि क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र है वो कौन से पादपों में पाया जाता है। तो क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र मरुद्भिद, यानी जो शुष्क आवास में पाया जाता है, मासलोद्भिद
शुष्क और शुष्क आवास में शुष्कोद्भिद पादपों में पाए जाने वाला यह एक चक्र है। अब इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पे एक क्या कि इन पादपों में जो रंध्र हैं स्टोमेटा हैं वो दिन के समय तो बंद रहते हैं और रात्रि में क्या होते हैं खुलते हैं। ऐसे रंध्र को तिमिर सक्रिय रंध्र कहा गया है। देखो दो बातें बता दी, एक तो क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र किन में संपन्न होगा, कौन से पादपों में, एक तो मासलोद्भिद और एक मरुद्भिद जो शुष्क आवास में पाए जा रहे हैं, जैसे कैक्टस वगैरह की बात करें, नागफनी की बात करें, अनानास की बात करें। समझ में आ रही है बात। इनके जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, मोटी होती हैं, मासल होती हैं। रंध्र क्या होते हैं, रात्रि में खुलेंगे दिन में क्या होंगे बंद, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, तिमिर सक्रिय रंध्र। अब क्या होता है कि रात्रि में रंध्र खुलेंगे तो इन पादपों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अवशोषित की जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और किसका निर्माण करेगा, ऑक्जेलो 4 कार्बन परमाणु वाली एक यौगिक है उसका निर्माण करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो कुछ बातें बता रहा हूं समझ में आ रही है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया है कि ये जो क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र कौन से पादपों में संपन्न होगा, वो कौन से पादपों में, मासलोद्भिद और शुष्कोद्भिद, यानी ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं जहां पर पानी की क्या होती है कमी। इन पादपों की पत्तियां क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, मासल होती है। दूसरी बात जल की कमी है मतलब, ठीक है। दूसरी बात रंध्र कब खुल रहे हैं, रात्रि में खुल रहे हैं, दिन में क्या होते हैं बंद। क्या कहा गया, तिमिर सक्रिय रंध्र। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला अणु फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो मैलिक अम्ल है ये सारी प्रक्रिया कब होती है, कहां पे सब कब संपन्न होती है, रात्रि में। मैलिक अम्ल का दिन के समय में डीकार्बोक्सिलीकरण होता है और डीकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश करके किसका, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा, केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश कर गई और शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की प्रक्रिया तो कब संपन्न हुई, रात्रि में। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण, उसके स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तो रात्रि में, और दिन के समय में उसके अपचयन से और शर्करा निर्माण की प्रक्रिया कब संपन्न होती है, दिन में संपन्न होती है। ये इन पादपों में पाए जाने वाला एक कार्य की अनुकूलन है, इसलिए इस चक्र को नाम दे दिया गया है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि इस चक्र का सर्वप्रथम अध्ययन कौन से पादपों में, क्रेसुलेशी कुल के पादपों में किया गया, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र कहा गया है। कौन कौन से पौधों के अंदर हो रहा है, अगेव है, यक्का है, अनानास है, काइनोडर्मेस है, कैक्टस वगैरह है, जो एक तरीके से अपनी कह सकते हैं नागफनी वगैरह है, उनके अंदर ऐसा चक्र पाया जाता है। अब क्या क्या बात बताई है वो समझो एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र मासलोद्भिद तथा देखिए मासलोद्भिद तथा शुष्कोद्भिद, इसका मतलब क्या है कि जो शुष्क आवास में पाया जा रहा है जहां पर पानी की क्या है कमी है, मासलोद्भिद तथा शुष्कोद्भिद पादपों में यह चक्र पाया जाता है। इन पादपों की पत्तियां
इन पादपों की पत्तियां मोटी तथा शुष्क होती हैं। इनमें रंध्र दिन में बंद तथा रात्रि में खुलते हैं। अतः इसे तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। कौन से रंध्र कहते हैं? स्कोटो एक्टिव। देखिए इंग्लिश में तिमिर सक्रिय जो रंध्र है, स्टोमेटा है, उन्हें स्कोटो एक्टिव कहते हैं। SCOTOACATIVE, स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव। ऐसे स्टोमेटा जो होते हैं वो स्कोटो एक्टिव होते हैं, यानी कब खुलेंगे? रात्रि में खुलेंगे, दिन में क्या होते हैं? बंद रहते हैं। ये थी केवल इन पादपों की विशेषता। अब चक्र स्टार्ट होगा कि दिन के समय जो होगा, देखिए रात्रि के समय, दिन में नहीं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। रात्रि में CO2 को अवशोषित किया जाता है। CO2 PEP से जुड़कर ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाती है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाती है। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाई, अब क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाती है OAA बनाती है। OAA मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अब मैलिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल किसमें कन्वर्ट हो गया? मैलिक में, मैलिक अम्ल में। ध्यान रखना कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया, अब दिन के समय इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलीकरण। ये सारी प्रक्रिया रात्रि में हो गई। दिन के समय मैलिक अम्ल का डी कार्बोक्सिली कार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे CO2 बनती है। जिससे क्या बनेगी? CO2। अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अब आपको क्या बताया कि दिन के समय मैलिक अम्ल का क्या होगा? डी कार्बोक्सिलीकरण, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड
हरित लवक में विसरित होकर कौन से चक्र में प्रवेश करेगी? केल्विन बेंसन चक्र में। और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचन से किसका निर्माण होगा? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। देखिए इस प्रकार हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण की प्रक्रिया तो कब हुई? देखिए रात्रि में। और दिन के समय क्या हो रहा है? इसका अपचयन से शर्करा का क्या हो रहा है? निर्माण। तो ये एक तरीके से इनके अंदर, इन पादपों के अंदर पाए जाने वाला कार्य की अनुकूलन है। इस चक्र का देखिए CO2 का निर्माण हो गया। CO2 हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में विसरित होकर केल्विन बेंसन चक्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रकार CO2 के स्थिरीकरण की प्रक्रिया रात्रि में तथा CO2 के अपचयन व शर्करा निर्माण की प्रक्रिया दिन में संपन्न होती है। दिन में संपन्न होती है। कब संपन्न होती है भाई? दिन में संपन्न होती है। देखिए अब क्या किया गया कि इस चक्र का सर्वप्रथम अध्ययन क्रेसुलेसी कुल के पादपों, देखिए इस चक्र का सर्वप्रथम अध्ययन क्रेसुलेसी कुल के पादपों में किया गया। अतः इसे CAM चक्र कहते हैं। CAM पादप निम्न है। जैसे भाई देखिए कि CAM चक्र कौन कौन से पादपों में होगा उसके बारे में बताया गया है। देखिए एक तो है अगेव, यक्का, अनानास। अगेव, यक्का, अनानास है। इकाइनोकेक्टस, आदि प्लांट जो हैं इनके अंदर कौन सा चक्र संपन्न होता है? केम चक्र संपन्न होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी बात हमारे पास एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो है वो हमने पढ़ी है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हमने पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हमने पूरी कंप्लीट की है। इसके बाद में हम आगे वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, यानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए हमारे आपको वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप एक वीडियो के ही बीच में आई बटन आता है ऐसे, तो उस बटन के ऊपर आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो के ऊपर आप जा सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे क्या है, हमारे जो प्रीवियस वीडियो जो पढ़ाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर के हमने पढ़ाए हैं, उसके वीडियो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, मिल सकते हैं और उनको पढ़कर आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।